आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को उनके आधिकारिक आवास से 2 दिन बाद ही निकाल दिया गया। आप और केंद्र के बीच एक नई टकराव की शुरुआत का संकेत देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भाजपा के इशारे पर आतिशी का सामान सरकारी आवास से जबरन हटवाया। हालांकि सक्सेना के कार्यालय के सूत्रों ने इस आरोप को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएमओ ने आरोप लगाया, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। भाजपा के इशारे पर उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान जबरन मुख्यमंत्री आवास से हटवाया। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने आपके दावे को खारिज करते हुए कहा, आतिशी ने खुद अपना सामान उस घर में रखा था जब यह उन्हें आवंटित किया गया था और फिर उन्होंने खुद ही उसे हटा दिया। उन्होंने दावा किया, यह घर अभी तक मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित नहीं किया गया है। उनका आवंटित आवास अभी भी 17 AB मथुरा रोड है। 2 घर कैसे आवंटित किए जा सकते हैं? पिछले साल अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद आतिशी को AB 17 आवास आवंटित किया गया था। सूत्रों ने आश्वासन दिया कि PWD द्वारा सूची तैयार करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। तस्वीरों में सरकारी आवास से कई डिब्बे और सामान बाहर निकाले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आवास पर डबल लॉक लगा दिया गया है। साथ ही चाबियों के हस्तांतरण के संबंध में लोक निर्माण विभाग को उचित कागजी कार्यवाही भी जमा नहीं की गई थी। इस बंगले ने आप और भाजपा के बीच एक और टकराव को जन्म दिया है। दोनों पार्टियों ने अपने मामले के समर्थन में कथित दस्तावेज पेश किए हैं। आतिशी सोमवार को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में फ्लैगटाफ रोड पर बंगला नंबर 6 में शिफ्ट हो गई। इससे कुछ दिन पहले उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल, जो 9 साल से अधिक समय से इस घर में रहे थे, ने उसे खाली कर दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए इसे गैर जिम्मेदार और घृणा फैलाने की फैक्ट्री कहा। महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद वर्चुअली बोलते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने और समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने पर आमादा है। भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की और विधानसभा की 90 में से 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 97 सीटों के साथ पीछे रही। 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के 36.39% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 28.8% वोट शेयर के साथ 31 सीटें हासिल की थी। इस बार भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 39.84% हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़कर 39.9% हो गया। मोदी ने कहा कि यह जीत देश के मूड को दर्शाती है और उनकी सरकार की नीतियों में विश्वास की पुष्टि करती है, खासकर अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र चुनावों से पहले। मोदी ने कहा, कांग्रेस का पूरा तंत्र हरियाणा में जनता को गुमराह कर रहा था। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनसे आरक्षण चीरकर अपने वोट बैंक में बांट देगी। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं और किसानों में असंतोष भड़काने की कोशिश की, लेकिन विकास पर भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड में मतदाताओं को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा, हरियाणा के लोगों ने दिखाया है कि वे कांग्रेस और उनके शहरी नक्सल सहयोगियों की घृणित साजिशों में नहीं फंसेंगे। मोदी ने महाराष्ट्र में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी, जिसमें नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग शामिल है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के झटके उत्तर प्रदेश में भी गूंजते रहे, जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, जो एक भारतीय ब्लॉक का एक प्रमुख सदस्य है, ने इस साल के अंत में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए पुरानी पार्टी के सीट बंटवारे के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने आगामी चुनाव में 10 से 5 सीटें मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अप्रैल-जून के आम चुनावों और हाल ही में हुए हरियाणा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का हवाला देते हुए मना कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जहां इस साल के अंत में उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की आधिकारिक तारीख की घोषणा भी बाकी है। सपा ने तेज प्रताप यादव को करहल से मैदान में उतारा है, जबकि उसमें सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया। पार्टी की ओर से 10 तारीख को जारी सूची के अनुसार इनमें
कहा गया है कि शोभाभाई वर्मा और ज्योतिबिंद को क्रमशः कटहरी और मझवा सीटों से पार्टी का टिकट दिया गया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता रविदास महरोत्रा ने हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी बल्कि पूरा राज्य भाजपा को दे दिया। महरोत्रा ने कहा, अगर कांग्रेस का समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो आज हरियाणा में भारत गठबंधन सत्ता में होता। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी बल्कि पूरा राज्य भाजपा को दे दिया। हम यूपी में उपचुनाव में भाजपा को हराना चाहते हैं, इसलिए हमने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, 2014 में जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो वे भूल गए हैं कि उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के समर्थकों के साथ सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी और भाजपा दूसरों को प्रमाण पत्र देने में माहिर है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं, निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सबक दिया है कि आप हिंदू समाज को बांटकर राज्य नहीं चला सकते। हिंदू भी साजिश से वाकिफ हैं, हिंदू भी जानते हैं कि राहुल गांधी किस तरह हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के चुनावों ने दिखा दिया है कि हिंदू एकजुट रह सकते हैं और हिंदू कांग्रेस पार्टी की कुख्यात चाल को समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर वो कहते हैं, जब भी वे जीतते हैं तो वे ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, जब भी वे हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। तो यह एक पुरानी प्रथा है। सबसे पहले सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को यह कहते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम ईवीएम पर चुने गए हैं और हम ऐसे नतीजे से सहमत नहीं हैं। इसलिए एक बार जब आप इस्तीफा दे देंगे तो इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन अगर आप ईवीएम के लाभार्थी हैं और आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेगा। उत्तराखंड में अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों को उत्तराखंड में आयोजित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने पीटी उषा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि उत्तराखंड इसके लिए भी तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। एमयूडीए घोटाले पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा, एमयूडीए मामला बहुत गंभीर मुद्दा है। इस घोटाले में मुख्यमंत्री और उनका परिवार शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय और लोकायुक्त पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस घोटाले के आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की कगार पर हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोगों की जीत है। जम्मू कश्मीर में लोगों का फैसला, लोकतंत्र की जीत और आतंकवाद, पत्थरबाजों और अलगाववादियों की हार है। कांग्रेस का कोई नया बयान तलाशने की ज़रूरत है। वे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना रहे हैं। क्या ईवीएम ठीक काम कर रही थी? ईडी लखनऊ ने कल्पतरु ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विपिन सिंह यादव और 29 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं, जिनमें कल्पतरु ग्रुप की 20 कंपनियां भी शामिल हैं, के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।